हाय एवरीवन। आज एक और कंपनी एनालिसिस करेंगे, साक्टसॉफ्ट लिमिटेड। और ये एक आईटी सेक्टर आईटी सॉल्यूशंस बनाने वाली कंपनी है। काफी लोगों के क्वेश्चंस है इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्योंकि काफी इसकी जो वैल्यूएशंस है लोगों को काफी टेम्पटिंग लगती है। 35 का इसका पीई है। अंडर वैल्यूड लगता है अगर आप इसको हैप्पीएस्ट माइंड के कंपेयर करोगे, 62 है। सेम चीज अगर आप किसी और कंपनी से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल टाटा लेक्सी, अगर आप टाटा देखोगे 68 है टाटा लेक्सी। परसिस्टेंट 55 है, जो कि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी है परसिस्टेंट सिस्टम। तो क्या ये कंपनी अंडर वैल्यूड है? ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको अंडरवैल्यूड दिख रही है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इसके जो नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स यहाँ देखो 40% की ग्रोथ है, 37% की ग्रोथ है। ग्रोथ भी सॉलिड आ रही है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सॉलिड है। वो सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे कि क्या यहाँ पे हमें खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर डिस्कस करें एक बार। मैंने आपको बोला मुझे कंपनी समझ आती है, इसका मतलब ये नहीं कल आप खरीद लो। आप वीडियो को एंड तक देखो, पूरा समझो क्या इसका सेक्टर है, क्या सेक्टर की ग्रोथ रहने वाली है, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। वो सब आप लोगों को अगर समझ आ गया तो ऑफ कोर्स आप अपना डिसीजन खुद बना पाओगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों को बिजनेस मॉडल इसका नहीं पता, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। ये कंपनी जो है बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करती है अपने पार्टनर्स के लिए। पार्टनर्स मतलब इनके क्लाइंट्स, उनको असिस्ट करती है, हेल्प करती है ऑटोमेशन करने में। कोई भी उनका काम जो है जो ऑटोमेट हो सकता है उसको ऑटोमेट करते हैं। मॉडर्नाइज करने में, मॉडर्नाइज से मीनिंग ये होता है, फॉर एग्जाम्पल उनकी जो टेक्नोलॉजी है, कोई अगर पुराने जमाने की है, 5 साल 10 साल 20 साल पुराना कोई सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करते हैं, तो कंपनी उनको मॉडर्न सॉफ्टवेयर पे लेकर के आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, मॉडर्न सोल्यूशन बनाने में हेल्प करती है। मैनेज करना आईटी सिस्टम्स को, कोई कंपनी का अगर सॉल्यूशन बनाया है तो उसको मैनेज भी करना उनके बिहाफ के ऊपर, कंसल्ट करना, सपोर्ट करना, ठीक है, वो सारी चीजें ये लोग करते हैं। सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट बना करके देते हैं कस्टमर्स के पास में। कोई एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सब ड्राइव करके ये लोग उनको देते हैं। इनका जो बिजनेस है वो 17 लोकेशंस में है। मेजर जो बिजनेस है वो यूएस से, एशिया पैसिफिक, यूके और यूरोप से आता है। इनके पास में 2000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। काफी बड़ी एक स्ट्रेंथ है इनके पास कंपनी के अंदर। जो सेक्टर ये लोग काम करते हैं वो है फिनटेक, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, पब्लिक सेक्टर, हेल्थ केयर एंड रिटेल। ये मेन सेक्टर है जहाँ पे इनका बिजनेस चलता है। ये इनकी ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, मतलब काफी अच्छी ग्रोथ इनकी रही है। अब मेन चीज देखो यहाँ पे समझने वाली, ये ठीक है आईटी सॉल्यूशंस की कंपनी है, अंडर वैल्यूड दिखती है, लेकिन ग्रोथ आएगी कैसे, है ना। मेन चीज क्या है, ग्रोथ। और ग्रोथ के बेसिस पर ही स्टॉक चलेगा। तो ग्रोथ जो है कंपनी का, यही कहना है, आने वाले जो 3 से 5 साल हैं, कंपनी को जो अपॉर्चुनिटी नजर आती है साक्षात को, वो बेसिकली फिनटेक सेक्टर के अंदर आती है। और फिनटेक को लेकर के ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पर बुलिश हैं, मैनेजमेंट जो है वो, इसीलिए क्योंकि ऑफ कोर्स इन्होंने काफी सॉल्यूशंस बना करके दिए अपने क्लाइंट्स को। पहली चीज, दूसरी चीज, उसमें रेगुलरली काफी चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ट्रेमेंडस ग्रोथ है उस सेक्टर में, नो डाउट। फिनटेक बेसिकली क्या होता है, अगर कोई रेगुलेटरी है, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर सेबी है या फिर आरबीआई है। ऑफ कोर्स इनके जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस वगैरह में है, तो इंडियन का क्लाइंट्स इनके पास में कम है, बट स्टिल समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आरबीआई ने कोई गाइडलाइन चेंज करी है कि आप पेमेंट सिस्टम चेंज कर दिया, तो उसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर चेंजेस करने पड़ेंगे बैंक्स को या फिनटेक कंपनीज को। तो उसके लिए क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर बैकएंड में जो टीम काम करती है उसको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो सेम तरीके से ये लोग उसी तरीके के सॉल्यूशंस को ड्राइव करते हैं अपने यूएस और यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए। उनको सॉल्यूशंस बना करके देते हैं। कोई रेगुलेटरी चेंज होता है उसके बेसिस पे ये लोग चेंज करके देते हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वहाँ पर भी ये लोग सॉल्यूशंस बना करके देते हैं। तो कंपनी काफ़ी बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर के कि इनकी ग्रोथ जो है इन 2 सेक्टर में काफ़ी सॉलिड रहने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझ लो कि कार्डलेस एटीएम विड्रॉल। कार्डलेस एटीएम विड्रॉल से मीनिंग ये होता है कि आप एटीएम में गए और आपने वहाँ से अगर विड्रॉल किया, तो आपको वहाँ पे कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन से या जो भी इन्होंने सॉल्यूशन बनाया है, उसके बेसिस पे आप वहाँ से अपना पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके का सॉल्यूशन बनाना देखो आसान नहीं होता है। ये सॉल्यूशंस बनाने के लिए काफ़ी सॉलिड एक इंजीनियरिंग लगती है, ठीक है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट लगता है। और ये इस तरीके का सॉल्यूशन अगर फेल कर जाए ना, तो जो कंपनी है, जो क्लाइंट है, उसकी रेपुटेशन लॉस होता है, कस्टमर लॉस होता है, ठीक है? फाइन वगैरह भी लग सकता है रेगुलेटर की तरफ से, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि हम आपको ये सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और कोई अगर किसी रिमोट एरिया के अंदर पैसा निकालना चाह रहा है और नहीं निकाल पा रहा है, तो प्रॉब्लम तो आ ही रही है डेफिनिटली, है ना? तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस बनाते हैं और ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है मेरे अंडरस्टैंडिंग से। आगे ग्रोथ डेफिनिटली इसके अंदर रहने वाली है। और एक चीज़ ये भी है, देखो अगर आप लॉजिस्टिक्स में काम कर रहे हो, हेल्थ केयर में काम कर रहे हो, फिनटेक में काम कर रहे हो, तो एक बार आपने अगर इस तरीके का सॉल्यूशन अपने क्लाइंट को बना करके दे दिया ना, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन लेकर के वो किसी थर्ड पार्टी के पास तो जाएगा नहीं कि अब आप मुझे हेल्प करो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो, या आप मुझे सपोर्ट एंड मेंटेनेंस दो इसके लिए, या फिर अपग्रेड करना है तो कोई और करके देगा, नहीं। सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप मतलब कि सागसॉफ्ट या कोई भी कंपनी अगर बना रही है तो फ्यूचर में सपोर्ट भी उन्हीं से होगा, कोई डेवलपमेंट होगी वो भी वहीं से होगी, और रेगुलर जो चेंजेस होते रहेंगे सिस्टम के अंदर वो तो सागसॉफ्ट कर ही रहा है। तो नेट-नेट ये एक परपेचुअल सॉर्ट ऑफ अ बिज़नेस बन जाता है, और 90% जो रेवेन्यू आता है ना सागसॉफ्ट को, वो अपने एक्जिस्टिंग क्लाइंट से ही आता है। बाकी का जो 5 टू 10% होता है वो न्यू क्लाइंट्स इनके ऐड होते रहते हैं। तो आई होप आपको एक अच्छा आइडिया लग गया हो कंपनी किस तरह का काम करती है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इन्वेस्टर्स के लिए वो ये है कि मैनेजमेंट का कहना है कि वो 25% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करेंगे बाय 2030 और अपने रेवेन्यू को $500 मिलियन तक लेके जाएँगे। तो 25% की ग्रोथ मैनेजमेंट अगर खुद मॉडरेटली कह रहा है, तो डेफिनिटली दिस इज़ अ वेरी सॉलिड ग्रोथ किसी भी कंपनी के लिए। इसके अंदर अगर ऑफ कोर्स ऐसा वो हवा में तो नहीं कह रहे हैं, उन्होंने बताया भी है किस तरीके से ये लोग नीश पे काम करते हैं। नीश वही जो हर कोई सॉल्यूशंस नहीं बना सकता, उस तरीके के सॉल्यूशंस ये लोग बनाते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, ऑफ कोर्स ग्रोथ करने के काफ़ी ज़्यादा इनके पास में आगे प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके चार्जेस अलग होते हैं, उनका प्राइसिंग रेट अलग होता है, प्राइसिंग मॉडल अलग होता है। स्मॉल कैप कंपनी का प्राइसिंग मॉडल डिफरेंट होता है, इसलिए इनको क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। और इन्होंने बताया भी काफ़ी बड़े-बड़े प्लेयर हैं, इनके जो क्लाइंट हैंगे वो अच्छे बड़े प्लेयर हैं। प्लस ग्रोथ देखो ऑर्गेनिकली है या इनऑर्गेनिकली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड बीइंग एन इन्वेस्टर हमें ग्रोथ से मतलब है, ईपीएस बढ़ना चाहिए, तभी हमें वो आगे जाकर के स्टॉक में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और एक और चीज़ देखो, जब अभी पीछे आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था, ठीक है? वहाँ पे ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन साक्सॉफ्ट की ग्रोथ अच्छी रही है। अगर आप इनके नंबर्स हमने जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था, उनके क्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो 40% की ग्रोथ, 30% की ग्रोथ कंपनी यहाँ पे कर रही है। वो इसीलिए उन्होंने बताया कि बिकॉज़ ये लोग एक जनरल काम नहीं करते हैं, ये लोग नीश काम करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं अपने एरिया के अंदर, अपने डोमेन के अंदर। इसीलिए जो इनके क्लाइंट्स हैं, वो इन्हीं के पास में ही रहते हैं। ऑफ कोर्स वो कहीं मूव नहीं करते हैं और जो नया क्लाइंट भी आता है, वो इनके पास में ही आता है। तो इसीलिए कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो ऑफ कोर्स आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे जिसने ऑलरेडी पीछे कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाया हो, जिसके पास में उस तरीके का एक प्रोजेक्ट हो आपको दिखाने के लिए, देखो हमने बैक में ये किया था, हम आपके लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि किसी आप बड़ी कंपनी के पास जाओ जिसने वो काम ही नहीं किया है। तो इसीलिए ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, इनके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इनकी ग्रोथ अच्छी रही है। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, प्लस इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कैपजेमिनी, एसेंचर ऐसी कंपनीज़ हैं। तो नेट-नेट देखो यही है पूरा एनालिसिस इसके अंदर, ठीक है? इनकी जो मेन जो टेक अवेज़ हैं वो यही है कि कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने 100 मिलियन टारगेट को पूरा करने में इस साल के अंदर। प्लस बाय 2030 इनका टारगेट तो है ही 500 मिलियन का। हर एक डोमेन के अंदर ये लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं। कुछ ही इनके स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, उसी के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं। 2-3 इनके स्पेसिफिक इन्होंने डोमेन पकड़े हुए हैं जहाँ पे इनकी एक्सपर्टीज़ है। ये उन चीज़ों के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स पे अगर आप नज़र डालोगे तो स्मॉल कैप कंपनी जैसे मैंने आपको बताया, तो आप अपने हिसाब से देखो स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में फिट होता ही नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज़ का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टॉक पी जो है 35 का है इसका पी, और आप अगर हैप्पीएस्ट माइंड का पी देखोगे तो 62 का है। यही चीज़ अगर आप पर्सिस्टेंट सिस्टम्स का पी देखोगे तो वो 55 का है। तो ये कंपनी डेफिनिटली सेक्टर के हिसाब से तो अंडर वैल्यूड है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सब कंपनियाँ आस-पास सेम-सेम काम ही करती हैं। तो उस हिसाब से ये अंडर वैल्यूड है सेक्टर के हिसाब से। आरओसीई 28 है, आरओई 22 है, डेट टू इक्विटी 0.03 है, मतलब कंपनी में कोई भी डेट नहीं है अपने रिजर्व्स के कंपैरिजन के अंदर। बात करें अगर से क्वार्टरली ग्रोथ की, तो कंपनी की ग्रोथ आप देख ही सकते हो, यहाँ पे क्वार्टर्स में 40% की ग्रोथ यहाँ पिछले 4-5-6 क्वार्टर से कंपनी कर रही है। अच्छी ग्रोथ कर रही है। प्लस मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है कि ये लोग आगे जाकर के एक अच्छी ग्रोथ करेंगे। बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में अगर नज़र डालोगे तो 444 इनके रिजर्व्स हैं, 12 करोड़ की इनके ऊपर बोरिंग्स है। जैसे मैंने बताया कंपनी एकदम डेट फ्री है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो हेल्दी है, 66% का स्टेक जो है प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआई के पास में 4% है लगभग, पब्लिक के पास 24% है, जिसके अंदर ये कुछ एचएनआई कैटेगरी के लोग भी हैं, और इनका एक और साकसॉफ्ट एम्प्लॉय ट्रस्ट है जिसके पास में 5% का स्टेक है। तो नेट-नेट जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेक है, काफ़ी बड़ा स्टेक उन्हीं के पास में है, जिससे लिक्विडिटी जो है वो स्टॉक के अंदर कम हो जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। वरना पब्लिक के पास ज़्यादा स्टेक हो तो इल्लिक्विड स्टॉक बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा बाय सेल उसमें होने लगता है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के साथ, ठीक है? तो पीई मैंने आपको दिखा दिया, इसके फाइनेंशियल्स आपने देख लिए, ग्रोथ आपने देख ली, मैनेजमेंट कमेंट्री आपको समझ आ गई। बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में जो एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है, देखो स्टॉक काफ़ी सॉलिड ग्रोथ अभी पिछले 6-8 महीने 1 साल के अंदर दे चुका है। अगर आप लास्ट दिसंबर का भाव देखोगे, जनवरी का देखोगे तो 120 या 100 के आस-पास में था। 400 का इन्होंने एकदम हाई बनाया, उसके बाद में भी नीचे आ गया स्टॉक। तो काफ़ी लोगों को ये लगेगा स्टॉक बहुत चल चुका है और अब इसमें ग्रोथ होनी नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू 2 से 3 साल का लेकर के चलोगे तो आपको ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी। वो इसीलिए क्योंकि मार्केट जो है वो पीई के हिसाब से चलता है, मार्केट जो है वो ग्रोथ के हिसाब से चलता है। स्टॉक कितना भी बढ़ जाए, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट ये देखता है कि वैल्यूएशन कहाँ पर है अभी। वैल्यूएशन अगर स्पाइक अप हो गया है, फ्रॉथी हो गया है, तो ऑफ कोर्स भाव नीचे आता है। वैल्यूएशन अगर वहाँ पे कंफर्टेबल है, बाकी जो इसके प्लेयर्स हैं उसके कॉम्पिटिशन के अंदर, तो मार्केट उसके साथ-साथ इसको लेकर के जाएगा आगे। तो जिन्होंने भी नीचे खरीदा है ऑफ कोर्स उनको प्रॉफिट बुकिंग मुझे नहीं लगता यहाँ पे थोड़ा-सा भी डरना चाहिए, स्टॉक अगर नीचे आ गया तो। आप इसको 2-3 साल का व्यू लेकर के चलो, उसको होल्ड करो, कंपनी अच्छी है।
ठीक है? तो आप इसको होल्ड करोगे तो ऑफ कोर्स आगे जाके आपको और हेल्दी रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ देखो कंसोलिडेशन काफ़ी सॉलिड हो रहा है, पिछले 6 महीने से स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और जितना अच्छा कंसोलिडेशन होता है, उतनी ही अच्छी आगे जाके ग्रोथ मिलती है। कंसोलिडेशन होना कोई खराब नहीं है किसी भी स्टॉक में। कंसोलिडेशन से ऑफ कोर्स देखो वैल्यूएशन स्ट्रांग ही होती है, क्योंकि जो आगे जाके कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है, आपको पुराने भाव पे तो मिल रहा है स्टॉक, ये एक तरीके से आप ये भी तो देख सकते हो उसके अंदर ना। तो नेट-नेट अभी जो रेंज है ये काफ़ी अच्छी है टेक्निकली, यहाँ पे एक अपने सपोर्ट के पास में स्टॉक है, लगभग 300 का ये सपोर्ट है और 320 पे कहीं ट्रेड कर रहा है, तो किसी को अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे बना सकता है। स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क हाई है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप डिस्कस करें, आपको समझ आए तभी आप इसमें पोजीशन बनाएँ। मेरी तरफ से कोई भी आपको एनकरेजमेंट नहीं है, मैं कोई स्कीम नहीं बेच रहा हूँ आपको रातों-रात करोड़पति बनने की, ठीक है? ये एक अच्छी कंपनी है नो डाउट, लेकिन ऑफ कोर्स पैसा बनाने के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा साल, 2 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि आज खरीदोगे कल एकदम ये स्टॉक डबल हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को। प्लस किसी को अगर यहाँ पे एवरेज करना है, किसी ने ऊपर के भाव में कोई फँस गया तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है? नीचे आने के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका हैगा। अगर इससे नीचे आएगा तो डेफिनिटली आपको ये 300 का और उससे नीचे का भाव दिखा देगा। लेकिन चांसेस मुझे यहाँ टेक्निकली कम लगते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर आईटी सेक्टर थोड़ा पुअर परफॉर्म करेगा, तो डेफिनिटली नीचे आएगा, लेकिन अगर आईटी सेक्टर ओवरऑल ऊपर जाएगा, तो डेफिनिटली ये स्टॉक भी आपको चढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है? कोई भी अगर ऐसा पोज़ीशन बनाए तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए बनाना, शॉर्ट टर्म के लिए पोज़ीशन मत बनाना। करने को तो आप यहाँ देखो स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब 320 पे खरीदो और 400 पे बेच दो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा स्विंग ट्रेड करने के लिए। स्विंग ट्रेड करने के लिए और भी निफ्टी 50 कंपनीज़ है, वहाँ कर सकते हो। आपको स्विंग ट्रेड ऐसी स्मॉल कैप कंपनी में अगर रिस्क लेना ही है, तो स्मॉल कैप कंपनीज़ आप सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए लो, जिसमें अगर स्टॉक अगर नीचे भी आ जाए, तो कोई बात नहीं, आप होल्ड करोगे तो स्टॉक आपको एक अच्छे ऊपर के रिटर्न्स बना करके देगा। अब रिटर्न्स देखो, जितना आप होल्ड करोगे उतना आपको रिटर्न मिल जाएगा। हो सकता है ये 2 बैगर, 3 बैगर, 5 बैगर, 10 बैगर बन जाए। लेकिन वो ये है कि आप कितना होल्ड कर पाते हो, ठीक है? लॉन्ग टर्म में जितना आप होल्ड करते जाओगे, वैसे-वैसे ग्रोथ इसमें आती जाएगी और ऑफ कोर्स क्वार्टरली आप इसको ट्रैक करते जाओ, क्या रिजल्ट आ रहा है, मैनेजमेंट के क्या व्यूज़ आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे होल्ड करो। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपका क्या व्यू है स्टॉक के रिगार्डिंग? आप वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। आपको क्या लगता है कि कंपनी ये किस तरीके का परफॉर्म करेगी? अगर आईटी सेक्टर से अगर आप बिलॉन्ग करते हो, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में अपना व्यू लिखें इसके अंदर। आपके कोई क्वेश्चन है, वो भी लिखें। अगर आप अच्छी कंपनीज़ ढूँढ रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए बुल रन के अंदर, तो मैंने एनालिसिस यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। जैसे ये ज़ोमैटो है, ज़ोमैटो भी बहुत सॉलिड कंपनी है। आप लोग अगर किसी को इसका बिज़नेस मॉडल नहीं पता है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। ज़ोमैटो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। ज़ोमैटो का स्टॉक भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना चुका है और आगे भी बहुत अच्छे पोटेंशियल है ज़ोमैटो के अंदर ग्रो करने के लिए। तो आप ज़ोमैटो की वीडियो ज़रूर देखना, आपको अच्छी लर्निंग्स और अच्छी नॉलेज मिलेगी इसके अंदर। तो वीडियो में अगर आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।